नमस्कार। न्यूज रूम से ब्रेकिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी मौजूद हैं। अमलेंदु जी, आपका भी स्वागत है और स्वागत आप तमाम साथियों का एक बार फिर। आज शनिवार का दिन, लेकिन आज का दिन बहुत बड़ा दिन इसलिए क्योंकि आज दक्षिण भारत में दो दो बैठक चल रही है। एक बैठक तो कल से शुरू हुई है बेंगलुरु में और वो आरएसएस की बैठक है, लेकिन दूसरी बैठक जो है वो चेन्नई में चल रही है और बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ से विपक्षी एकता का आगाज हो चुका है, ये कह सकते हैं अमरिंदु जी। और इसलिए क्योंकि परिसीमन यानी डिलिमिटेशन का जो मामला है और त्रिभाषा फॉर्मूला जो दक्षिण भारत में अपनाने या उसको थोपने की कोशिश हो रही है केंद्र की तरफ से नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत, उसको लेकर एक विरोध अलग तरह का और उसमें एक संगठन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया गठबंधन तो है एक संगठन, लेकिन उसके अलावा इसको लेकर दक्षिण और उत्तर, लेकिन उत्तर भी दक्षिण के साथ अगर आ जाए तो फिर केंद्र सरकार का क्या होगा, ये आप सोच सकते हैं। इसलिए क्योंकि एम के स्टालिन ने ये बैठक बुलाई और उस बैठक में जो इंडिया गठबंधन के तमाम अलग अलग घटक दल हैं वो तो पहुंच ही रहे हैं, उसके अलावा कुछ ऐसे दल भी पहुंच रहे हैं जो इंडिया गठबंधन में नहीं है और खासकर बीआरएस के नेता वहां पहुंचे हुए हैं। केटी रामाराव शायद पहुंचे हुए हैं जी, और उसके अलावा बहुत कुछ इस देश में हो रहा है। मणिपुर चलेंगे अगर, तो मणिपुर में आप देखेंगे कि 5 सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस वहां पहुंचे हुए हैं और वहां पर मैतई और कुकी दोनों अलग अलग समुदाय के लोगों के बीच जो झड़पों की खबर आई पिछले दिनों, लगातार 2 साल से, लगभग 2 साल हो गए, 2 साल से जो वहां चल रहा है उसको लेकर चिंता व्यक्त की गई। बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां नहीं पहुंच पाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की जो एक अलग बेंच कह लें वो पहुंची हुई है वहां पे और वो कहीं ना कहीं इस मसले पर समझने जानने की कोशिश कर रही है। तीसरी सबसे बड़ी बात है वो ये कि आरएसएस, जिसके बारे में बता रहा था कि आरएसएस जो है वो अब आज दूसरे दिन की बैठक आगे बढ़ा रहा है और उसमें से भी बहुत कुछ निकल के आ सकता है। चौथी एक इम्पॉर्टेंट खबर उधर से है, हरियाणा से है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक धार्मिक आयोजन, वहाँ गोली चली, एक घायल है, बहुत गंभीर रूप से घायल, और 2 जो हैं वो भी घायल हैं। और धार्मिक आयोजन और उसमें गोली चलना, इसके क्या मायने हैं, इन सबको समझेंगे हम। लेकिन सबसे पहले चलें अमलिंदु जी दक्षिण भारत की ओर। दक्षिण और उत्तर के बीच क्या भेदभाव बरतने की कोशिश हो रही है या दक्षिण और उत्तर के बीच एक सेतु का काम होने जा रहा है, जो काम एम के स्टालिन कर रहे हैं, ये भी समझेंगे। महाराष्ट्र से भी खबरें हैं, महाराष्ट्र भी चलेंगे। अजित पवार की खबर है और उन्हें जो बातें कही हैं उस पर भी हम बात करेंगे। तो इस ब्रेकिंग न्यूज में, न्यूज रूम से इस ब्रेकिंग न्यूज में दोस्तों आपके लिए इस पिटारे में बहुत कुछ है जिस पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। जरा अमलेंदु जी, दक्षिण में क्या चल रहा है? देखिए समीर जी, आज राजीव जी, हाँ जी, आज राजीव जी, आज जो बैठक बुलाई है सीएम जो है तमिलनाडु के एम के स्टालिन, और उसमें कई लोग इकट्ठा हुए हैं और दक्षिण भारत से लेकर और एक तरह से कहा जाए कि जो उत्तर भारत है वहाँ से भी लोग हैं, यानी जो आम आदमी पार्टी है उसके लोग भी वहाँ पहुँचे हुए हैं। तो इसको लेकर एक तरीके से कहा जाए एक बड़ा एक मोर्चा बन रहा है और इसमें ऐसे दल भी शामिल हैं जो अभी तक इंडिया गठबंधन में नहीं थे, वो उनके नेता भी इसमें पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीआरएस के नेता हैं केटी रामाराव, जो कि बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं और वहाँ के जो मुख्यमंत्री रहे टीआरएस नेता केसी राव, चंद्रशेखर राव, उनके बेटे हैं, वो भी पहुंचे हैं। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बात कही। उनका है कि अगर हम आज इस मोड़ पर खामोश रहे तो इतिहास हमको माफ़ नहीं करेगा, ये है। और उधर स्टालिन ने जो अपनी बात जो रखी है आज इस बैठक में, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम किसी भी ऐसी चीज़ का विरोध नहीं करते जो लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व को मजबूत करती है, लेकिन वह कार्रवाई निष्पक्ष होनी चाहिए और निष्पक्ष राजनीतिक प्रतिनिधित्व को प्रभावित नहीं करना चाहिए। यह विरोध परिसीमन के खिलाफ नहीं है बल्कि निष्पक्ष परिसीमन का आग्रह है, यानी परिसीमन हो इसके खिलाफ हम नहीं है, लेकिन निष्पक्षता के साथ परिसीमन हो। दक्षिण भारत के जो राज्य हैं उन्होंने अगर अपने आबादी को कंट्रोल किया है, अगर उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत की है, तो इसका खमियाजा उनको नहीं भुगतना चाहिए, ताकि उनकी राजनीतिक आवाज़ जो है वो दिल्ली में आकर ना दबे। ये उनका साफ तौर पर कहना है। बिल्कुल। इस बीच आप विजुअल देख रहे हैं, तस्वीरें देख रहे हैं और पिनराई विजयन पहुंचे हुए हैं यहाँ पे। एक ये भी बड़ा कहें तो एक मूव है और उसमें भी दक्षिण की जब बात हो रही है तो जैसे के चंद्रशेखर राव के बेटे केटीआर की बात आप कर रहे थे, वो जो बातें कह रहे हैं उसी ढंग से पिनराई विजयन पहुंचे हैं, जबकि धुरविरोधी हैं वो। इंडिया गठबंधन के खिलाफ अगर कहा जाए, देखा जाए कि चुनाव जब आएगा तब वो लड़ेंगे। केरल में केरल के मुख्यमंत्री हैं, दूसरी बार के मुख्यमंत्री, लगातार 2 बार जीत कर आए थे, लेकिन इस मौके पर वो भी
इनके स्टालिन या दक्षिण भारत का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। तो चाहे पिनरई विजयन हो या के चंद्रशेखर राव हो या इधर अगर उत्तर से देखा जाए तो पंजाब का जिक्र इसलिए बार बार कर रहे हैं हम लोग क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच पंजाब में कहीं ना कहीं और एक और खबर, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि नवीन पटनायक ने, जी हाँ, बीजू जनता दल ओडिशा 5 बार सीएम रहे नवीन पटनायक ने इसको ऑनलाइन संबोधित किया है, इस पूरी बैठक को, इस मीटिंग को, यानी नवीन पटनायक भी साथ आ गए हैं। एक बड़ी हलचल दिखाई दे रही है, बहुत बड़ी हलचल राजीव जी, यानी कि 3 बड़े दल जो हैं जो इंडिया गठबंधन में नहीं है उनका इनको समर्थन मिल गया। नवीन पटनायक इंडिया गठबंधन में नहीं है, उन्होंने इसको संबोधित किया और उनसे जाकर डीएमके का प्रतिनिधिमंडल मिला भी था और उन्होंने आश्वस्त किया था कि हम बैठक में शामिल होंगे। चूंकि उनके स्वास्थ्य काल है तो इसकी वजह से वो शामिल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने उसको ऑनलाइन किया है संबोधित। इसी तरीके से राजीव जी, केटीआर जो है, जो बीआरएस जो इंडिया गठबंधन में नहीं है, कांग्रेस के खिलाफ वहाँ चुनाव लड़ता है, वो भी इस बैठक में शामिल हुआ है। और तीसरे हैं आंध्र प्रदेश से जगन मोहन रेड्डी। उन्होंने आज ही प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है और पत्र लिखकर मांग की है कि ये परिसीमन इस तरीके। देखिए ये तस्वीर आ रही है, ये तस्वीर आ रही है नवीन पटनायक की, जरा इनको फुल स्क्रीन ले आइए, क्या कह रहे हैं। हालांकि उड़िया में शायद या इंग्लिश में संबोधित कर रहे होंगे, जरा सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 3 दल जिनका जिक्र यहाँ कर रहे हैं हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी, और बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये तीनों दल अगर इंडिया गठबंधन के साथ आते हैं, पिनरई विजयन साथ में है, नवीन पटनायक साथ में है और साथ में उधर केसीआर हैं, तो ये तीनों अगर एक साथ हैं तो आप समझ लीजिए कि अब यहाँ से कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए या एनडीए के लिए परेशानियां बढ़ सकती हैं। और उसमें भी एक नाम और भी है, वो नाम है चंद्रबाबू नायडू का। चंद्रबाबू नायडू का रुख भी यहाँ पर डोलता हुआ नजर आ रहा है अमलेंदु जी। हाँ, डोलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि उन्होंने इस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं वो, लेकिन अभी भी अनिर्णय की स्थिति है उनकी, लेकिन परिसीमन पर वो क्या रुख अपनाती है देखना होगा। हालांकि वो भाषा के मुद्दे पर तो एक तरीके से बीजेपी के साथ चले गए हैं, लेकिन परिसीमन के मुद्दे पर वो नहीं जा पा रहे हैं और बहुत संशय की स्थिति है। जबकि उनके जो विरोधी है जगन रेड्डी, वो तो खुलकर जो है वो इस मसले पर बीजेपी के खिलाफ खड़े हुए हैं और उन्होंने आज प्रधानमंत्री को पत्र भी लिख दिया है इस मसले पर। राजीव जी, जगनमोहन रेड्डी का साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है एमके स्टालिन को या कहें दक्षिण भारत को, क्योंकि जगनमोहन रेड्डी ने भी यही कहा है कि अगर आज नहीं साथ आए तो फिर कब साथ आएंगे। केटीआर भी यही बात कह रहे हैं और बात यही कह रहे हैं इधर नवीन बाबू भी, यानी नवीन पटनायक भी। तो तमाम विपक्षी दल, उसके अलावा आप याद कीजिए भगवंत मान आम आदमी पार्टी के भी पहुंचे हुए हैं वहां पे। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच पंजाब की सियासत कुछ और चल रही है, दिल्ली की सियासत कुछ और थी, लेकिन जब बात एक मंच की और एक राष्ट्र की आती है, दक्षिण और उत्तर की आती है, तो सारे विपक्षी दल एक साथ नजर आ रहे हैं। ये कुनबा बढ़ता हुआ दिख रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप देख लीजिए जो तस्वीरें हैं, जरा फुल स्क्रीन ले आ सकते हैं तो ले आइए। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण, दक्षिण भारत से जो लड़ाई जिसका आगाज हुआ है वो शायद आगे उत्तर भारत तक अगर पहुंचे तो तस्वीरें बदल सकती हैं। आप देखिए यहाँ एमके स्टालिन हैं और भगवंत मान दिखाई दे रहे हैं, पिनरई विजयन दिखाई दे रहे हैं, ये तमाम नेता यहाँ दिख रहे हैं और कनिमोझी दिख रही हैं आपको। ये तमाम नेता डीएमके की एक तेज तर्रार नेता हैं कनिमोझी, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। और ये आई थी रेवंत रेड्डी को भी इनवाइट करने के लिए, रेवंत रेड्डी भी पहुंचे हुए हैं इस बैठक में, पिनरई विजयन पहुंचे हुए हैं इस बैठक में। तो दक्षिण भारत में एक अलग आगाज, ऐसे ही दक्षिण भारत से इंडिया गठबंधन का भी आगाज हुआ था, इंडिया गठबंधन का भी। और राजीव जी, आपको याद होगा कि 1989 में जब वो जनता दल बना था, वो बना था संयुक्त मोर्चा, उनका भी आगाज वहीं से हुआ था, दक्षिण भारत से ही। और उस समय इनके पिता, स्टालिन के पिता जो करुणानिधि हैं, उनकी उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। और दोनों बार जब वो बना राजीव जी को मोर्चा, तो उसने दिल्ली फतह किया था। तो इस बार भी जो एक तरह से कहा जाए कि जो मूव है वो स्टार्ट किया है स्टालिन ने, और स्टालिन ने जो किया है तो यह बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। क्योंकि दक्षिण से अगर कोई आंदोलन या कोई गठबंधन की शुरुआत अगर तमिलनाडु से होती है राजीव जी, तो उसका असर दिल्ली तक आकर पड़ता है और दक्षिण के राज्य जो है वो उसके साथ एकजुट हो जाते हैं। तो ये सिर्फ अब दक्षिण की बात नहीं, यहाँ तो उड़ीसा भी आ गया जो कि दक्षिण नहीं है, पंजाब भी आ गया जो कि दक्षिण नहीं है। तो ये बड़ा मोर्चा राजीव जी बन रहा है। और आप देखिए कि बड़ी खूबसूरती ये है कि केटीआर और रेवंत रेड्डी विधानसभा में दोनों एक दूसरे के खिलाफ जमकर आग उगलते हैं वहाँ हैदराबाद में, तेलंगाना में, लेकिन दोनों वहाँ मौजूद हैं। तो ये मतलब जो समीकरण बन रहे हैं तो दिल्ली के खिलाफ देखिए, जगनमोहन भी है, जगनमोहन है, उदयनिधि स्टालिन जो है वो है। तो ये आप देखिए कि किस तरीके से ये वहां बन रहा है। बंगाल आप देखिए,
देखिए, नहीं बंगाल ये ऑलरेडी मुझे KTR जहाँ है। अभिषेक बनर्जी नहीं है। नहीं, ये KTR है। ये केटीआर है बंगाल से भी, उनके लेकिन उनके बराबर में उदयनिधि स्टालिन, उदयनिधि स्टालिन है, केटीआर है, DK शिव भगवंत कुमार मान है, है, ये DK शिव तमाम कुमार है। नेता यहाँ, भगवंत मान दिखाई दे रहे हैं, तमाम नेता यहाँ आपको दिख रहे हैं, सबका स्वागत कर रहे हैं। MK स्टालिन चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु के और DMK के चीफ हैं, और इनका साथ देती हुई निभाती हुई नजर आ रही हैं कनिमोझी भी, और बहन है उनकी बहन है, बिल्कुल सौतेली बहन है, लेकिन बहुत साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हुई हमेशा नजर आई हैं कनिमोझी। केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं जब UPA की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, और जब टेलीकॉम घोटाला हुआ था उसमें भी इनका नाम आया था, जेल भी इनको जाना पड़ा था, और इनके साथ साथ राजा को भी जाना पड़ा था, आप याद कीजिए। लेकिन वो केस कुछ और था, और उस केस में फंसाने की जैसे कोशिश की गई थी UPA को, मनमोहन सिंह की सरकार को, उससे सब बरी हो गए। लेकिन वो ज़माना कुछ और था, ये ज़माना कुछ और है। उस ज़माने में मीडिया जैसा था वैसा मीडिया अगर आज हो जाए तो शायद 2 दिन भी न चल पाए नरेंद्र मोदी की सरकार। लेकिन ये काश और शायद की बात है। आज का मीडिया कुछ और है, किसी और दिशा में जा रहा है, ये इस पर हम लोग कई बार चर्चा करते हैं। सुखबीर सिंह बादल भी शायद मौजूद हैं, राजीव जी, लग रहा है सुखबीर सिंह बादल है, या मतलब जो अकाली दल है उसका भी प्रतिनिधित्व इसमें दिखाई पड़ रहा है। अकाली दल का प्रतिनिधित्व भी है यहाँ पे, ये दिख रहा है। तो एक बड़ा मोर्चा दिख रहा है, दक्षिण से लेकर उत्तर तक, या पूरब से लेकर पश्चिम तक। पूरब का राज्य आप जानते हैं, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, वहाँ का भी समर्थन है, उत्तर प्रदेश का समर्थन है, उधर बिहार का समर्थन इधर पंजाब का भी है। तमाम राज्यों का समर्थन MK स्टालिन को मिलता हुआ, और यहाँ से कुछ तस्वीर बदलती हुई नजर आ सकती है आपको, क्योंकि उत्तर और दक्षिण के बीच जो सेतु का काम है वो आज की तारीख में करते हुए नजर आ रहे हैं MK स्टालिन। इसलिए ये तस्वीर कुछ अलग हो सकती है। और लेकिन इसी विषय में जब बात की गई थी, और अखिलेश यादव से, तो अखिलेश यादव ने समर्थन किया था इस बैठक का, और अखिलेश यादव ने कहा था कि अन्याय नहीं होना चाहिए, और बीजेपी जो है वो दक्षिण और उत्तर में देश को बांटने की कोशिश कर रही है। और यही जो है, हालांकि कल जो अमित शाह बोले राजीव जी, तो उन्होंने कहा है कि DMK जो है वो भाषा के नाम पर तोड़ रही है, लेकिन भाषा के नाम पर तोड़ने की कोशिश तो बीजेपी की तरफ से हो रही है। लगातार ये आरोप लग रहे हैं, और ये आरोप सिर्फ दक्षिण के राज्य नहीं लगा रहे हैं, उत्तर भारत के राज्य भी ये आरोप लगाते हैं कि बीजेपी जो है भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर तोड़ने की कोशिश करती है। महत्वपूर्ण बात राजीव जी ये है कि आज जो MK स्टालिन ने कहा इस बैठक में अपना बीज वक्तव्य रखते हुए, उन्होंने कहा कि निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन वर्तमान जनसंख्या के अनुसार नहीं होना चाहिए, हम सभी को इसका विरोध करने में दृढ़ होना चाहिए। संसद में जनप्रतिनिधियों की संख्या कम होने से हमारी विचार व्यक्त करने की ताकत कम हो जाएगी। और उन्होंने कहा कि अगर प्रतिनिधित्व घटता है तो इससे राज्यों के लिए धन प्राप्त करने की लड़ाई शुरू हो जाएगी, हमारी इच्छा के बिना भी कानून बनाए जाएंगे, ऐसे फैसले लिए जाएंगे जो हमारे लोगों को प्रभावित करेंगे, छात्र महत्वपूर्ण अवसर खो देंगे, किसानों को बिना समर्थन के असफलताओं का सामना करना पड़ेगा, हमारी संस्कृति और विकास खतरे में पड़ जाएगा, सामाजिक न्याय प्रभावित होगा। अगर निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन होता है या प्रतिनिधित्व कम होता है तो हम ऐसे नागरिक होंगे जो अपने ही देश में राजनीतिक शक्ति खो देंगे। ये बड़ी बात उन्होंने कही है, और इसका राजीव जी पूरे जितने भी दल वहाँ पहुंचे सबने इस बात का समर्थन किया है। बिल्कुल, सबने समर्थन किया। दूसरी तरफ KTR यानी KT रामाराव, वो क्या कुछ कह रहे हैं। बेटे हैं KCR के, यानी के चंद्रशेखर राव के, पूर्व मुख्यमंत्री तेलंगाना के, और पिछली बार रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री बने, कांग्रेस की जीत हुई। कांग्रेस जो तीसरे नंबर की पार्टी थी, पहले नंबर की पार्टी बनी। बहुत मेहनत वहां पर रेवंत रेड्डी ने की थी, और सरकार भी अभी अच्छे से चला रहे हैं, ये सुनने में आ रहा है। लेकिन KTR क्या कुछ कह रहे हैं इस मसले को लेकर, आइए जरा सुन लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं KTR के पास, सुनिए। किस लिए याद करेगा? अच्छे काम के लिए, बुरे काम के लिए तो याद करता नहीं है। बुरे काम के लिए कब्रें खोदी जाती हैं, आप देख लीजिए, कब्र खोदी जा रही है। यहाँ पर नई लाशें बिछाई जाएं और पुराने कब्र खोदे जाए, यही इस देश में चल रहा है। लेकिन इन सब के साथ साथ जो KTR कह रहे हैं ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आज उस सियासी नफा नुकसान को भूलकर, सियासी दांव पेच को भूलकर सीधे दक्षिण भारत और उसमें भी तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई पहुंचे हैं MK स्टालिन के बुलावे पर। आखिर क्यों KCR की पार्टी जो है वो इसका समर्थन कर रही है? आखिर क्यों नवीन बाबू यानी BJD, बीजू जनता दल के चीफ नवीन पटनायक ओडिशा से वो पहुंच नहीं पाए स्वास्थ्य कारणों से, लेकिन वो इसे संबोधित कर रहे हैं। यानी समर्थन MK स्टालिन को पूरे दक्षिण भारत का ही नहीं बल्कि उत्तर भारत का भी है। भगवंत मान भी पहुंचे हुए हैं, और जैसी अभी
पूरी खबर तो हमारे पास नहीं है, लेकिन शायद शिरोमणि अकाली दल का भी यहाँ प्रतिनिधित्व है। प्रतिनिधित्व उधर वेस्ट बंगाल से भी है, प्रतिनिधित्व रहे न रहे, लेकिन पहले से इन्होंने अखिलेश यादव ने कह दिया है। फिर कांग्रेस पार्टी की तरफ से रेवंत रेड्डी तो पहुंचे हुए हैं ही। प्रियंका चतुर्वेदी ने समर्थन किया, उनकी बाइट भी, उसको भी हम लोग सुन सकते हैं। प्रियंका चतुर्वेदी ने समर्थन किया, हालांकि अंग्रेजी में बाइट है उनकी, लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी ने भी इस बैठक का समर्थन किया। दक्षिण भारत का मामला है दोस्तों, बहुत लोग इंग्लिश में बोलेंगे इसलिए क्योंकि हिंदी कम समझ में आती है, या समझ तो लेते हैं, बोल नहीं पाते हैं, लेकिन भाषा का कोई बैरियर नहीं होना चाहिए। और अगर आप और हम समझते हैं, थोड़ी बहुत नहीं समझते हैं, तो ट्रांसलेशन हो जाएगा। लेकिन सुन लेते हैं प्रियंका चतुर्वेदी ने क्या कुछ कहा है। और प्रियंका चतुर्वेदी आप जानते हैं शिवसेना उद्धव गुट की सांसद हैं, प्रवक्ता भी हैं, और कभी कांग्रेस पार्टी में भी थी, कांग्रेस पार्टी की तेजतर्रार नेता थी। प्रियंका चतुर्वेदी को जरा सुना दीजिए कि कह क्या रहे हैं वो, और इसी मसले पे यानी दक्षिण में परिसीमन डिलिमिटेशन को लेकर जो चर्चा चल रही है। आज जो बैठक है, बड़ी बैठक, आज शनिवार का दिन, लेकिन साथ साथ दक्षिण की दोनों गतिविधियां, आरएसएस पर भी निगाहें टिकी हुई हैं, निगाहें हमारी टिकी हुई हैं इधर चेन्नई पे भी, और निगाहें टिकी हुई हैं उधर चुराचांदपुर यानी मणिपुर में। मणिपुर का चुराचांदपुर जो एरिया है अमलेंदु जी, इम्फाल से लगा हुआ है, सटा हुआ, चूंकि मैं गया हुआ था उस कैंप में, और वहां पर उसी कैंप में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की टीम पहुंची हुई है। उसको भी हम लोग समझेंगे, देखेंगे, तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं, ये तस्वीरें हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, बहुत सारी बातें। लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी सुनिए। और इसी मसले पर अपने विचार यहाँ रखते हुए प्रियंका चतुर्वेदी, लेकिन दूसरी तरफ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बीजू जनता दल के लीडर और मुखिया इसी पार्टी के और पूर्व मुख्यमंत्री ओडिशा के नवीन पटनायक क्या कह रहे हैं, जरा उनको भी सुन लेते हैं। इंग्लिश में ये भी बोल रहे थे, थोड़ा इन्होंने भी संबोधित किया है। और इसलिए यहाँ जरूरी है ये जानना कि चाहे ओडिशा हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, ये तीनों लगा हुआ सटा हुआ राज्य। और इससे ऊपर आप जाइए अगर, तो उधर पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी, उन्होंने भी अपने प्रतिनिधि को भेजा है। और इधर अगर आप आइए उत्तर की ओर, तो पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सारे जितने भी स्टेट्स हैं, सबका प्रतिनिधित्व, सबका समर्थन एम.के. स्टालिन को, दक्षिण भारत को मिलता हुआ, दक्षिण और उत्तर को बांटने की जो कोशिश है, उस पर विराम लगाने की कोशिश इन नेताओं ने की है। ये इसीलिए जरूरी है कि इन नेताओं को समझे, सुने। और AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है, उसके भी प्रतिनिधि का कोई सदस्य शायद पहुंचा हुआ है, तो ये भी है। तो एक बड़ा, एक कहें तो ह्यूज मीटिंग कह सकते हैं, बड़ी मीटिंग कह सकते हैं। लेकिन सुनिए नवीन बाबू को, आप कह रहे हैं यहाँ पर बीजू जनता दल के नवीन पटनायक, और सबको संबोधित करते हुए नहीं पहुंच पाए स्वास्थ्य कारणों से। आप सब जानते हैं कि स्वास्थ्य इनका खराब है, स्वास्थ्य तो यानी हेल्थ तो खराब उनका भी है, हमारे बिहारी बाबू यानी नीतीश कुमार का। लेकिन वो ऐसी हरकतें करते हैं जिनको देखकर हंसी भी आती है और थोड़ा परेशानी भी होती है कि आखिर अगर हेल्थ ठीक नहीं है तो थोड़ा आराम कर ले वो। और आराम न करते हुए अपने ही चीफ सेक्रेटरी को टोकते हुए, वो तस्वीरें आप लोगों ने देखी होंगी, वो भी राष्ट्रगान के समय, ये ठीक नहीं लगता। लेकिन आज ये जो तस्वीर आप देखिए, दूसरा नीतीश बाबू खुश हैं, और लेकिन लिखा हुआ नायक नहीं खलनायक। और ये तस्वीर जो है, ये कहाँ की है? तस्वीर पटना की है। और ये तस्वीर नीतीश कुमार के बाहर की तस्वीर लगी हुई है, शायद अमलेंदु जी, ये मुख्यमंत्री आवास के पास? नहीं, ये राबड़ी देवी के आवास के बाहर बताया जा रहा है। वहाँ ये पोस्टर लगे हुए हैं, और ये लिखा गया नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। ये नीतीश बाबू के लिए लिखा गया है। हाँ, लिखा हुआ है नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। हाँ, जरा इसको देखिए। हाँ, मैंने किया है महिलाओं का अपमान, गांधी जी का किया है अपमान, अब हो गया है राष्ट्रगान का अपमान। जी हाँ, मैं हूँ खलनायक। ये संजू कोहली हैं, उन्होंने इस पोस्टर को लगाया है, और अब हो गया है राष्ट्रगान का अपमान। जी हाँ, मैं हूँ खलनायक। आप लोगों को वो फिल्म खलनायक फिल्म याद होगी। उस फिल्म का में वो गाना भी है, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। संजय दत्त थे उसमें शायद, और वो फिल्म इसलिए भी पॉपुलर थी क्योंकि संजय दत्त उस समय टाडा एक्ट में शायद जेल में बंद होने जा रहे थे, या वहाँ से छूट के आए थे, मुझे जहाँ तक ध्यान है। और उसके बाद ये खलनायक फिल्म आई थी, सुपर डुपर हिट हुई थी फिल्म। लेकिन अब वो नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, ये चस्पा हो गया है
इनके ऊपर, नीतीश बाबू के ऊपर। और नीतीश बाबू का आवास नहीं बल्कि आवास जो है राबड़ी देवी का है। वहाँ उनके आवास के सामने ये तस्वीर, ये पोस्टर और लालू और राबड़ी देवी का जो आवास है वहाँ पे ये तस्वीर है। तो नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, और ये नीतीश बाबू के लिए। लेकिन नीतीश कुमार से परेशान बीजेपी भी है, और बीजेपी नीतीश कुमार के लिए कुछ क्यों नहीं करना चाहती है, ये इस पर हम लोगों ने काफ़ी कल चर्चा की थी न्यूज़ पॉइंट में। लेकिन सवाल यही है कि नीतीश बाबू आखिर परेशान क्यों कर रहे हैं बीजेपी को, या बीजेपी जो है वो मजे ले रही है और जान रही है कि नीतीश बाबू को ऐसे ही हम खत्म कर देंगे और पूरी मलाई खुद खाएंगे। ये भी हो सकता है क्या अमलेंदु जी? जी बिल्कुल राजीव जी, इसी रणनीति पर बीजेपी आगे बढ़ती दिखाई पड़ती है कि नीतीश बाबू को इतना कमज़ोर कर दिया जाए कि नीतीश बाबू साथ तो रहे, लेकिन नीतीश बाबू फिर किसी बार्गेनिंग की स्थिति में नहीं रहे, और फिर बीजेपी नीतीश कुमार के साथ बार्गेनिंग करे। बीजेपी नीतीश कुमार से कहे कि आपको अगर रहना है तो हमारे रहमो करम पर रहना है, बीजेपी और आपके रहमो करम पर नहीं रहेगी। तो इस स्थिति में बीजेपी लेकर आना चाहती है नीतीश कुमार को, और उसमें कामयाब होती हुई भी दिखाई पड़ रही है फिलहाल तो राजीव जी। खैर, बीजेपी कब कैसे कामयाब होगी, कितना कामयाब होगी, बिहार की सियासत किस दिशा में जाएगी। 2020 याद कीजिए, काफ़ी मुश्किल हुई थी बीजेपी को अपनी सरकार बनाने में। नीतीश कुमार के साथ वो सरकार तो बना ली, उसके बाद फिर नीतीश बाबू 2022 में पलटी मार गए थे, और पलटी मारने के बाद ही इंडिया गठबंधन की रूपरेखा तैयार हुई थी। पहली बैठक इंडिया गठबंधन की पटना में नीतीश बाबू की अध्यक्षता में ही हुई थी, और उसके बाद ये कार्यक्रम जैसे जैसे आगे बढ़ा, नीतीश बाबू खुद अलग हो गए। राहुल गांधी मणिपुर से अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर निकले, और पटना पहुंचने से, बिहार पहुंचने से पहले, पूर्णिया पहुंचने वाले थे, वहां पहुंचने से पहले नीतीश बाबू फिर पलटी मार गए और चले गए उधर, एनडीए के साथी बन गए। और उसके बाद अभी तक एनडीए के साथी हैं। मुख्यमंत्री पद पर तब भी थे, यानी जब महागठबंधन में आए थे तब भी, और जब वो एनडीए में गए तब भी वो मुख्यमंत्री पद पर हैं। लेकिन अब मुख्यमंत्री के पद पर यानी सीएम की कुर्सी पर कब तक वो चिपके रहते हैं या बैठे रहते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। 6 महीने बाद वहां इलेक्शन होना है बिहार में, लेकिन उससे पहले वहां की तस्वीरें, सियासी तस्वीरें बहुत हिलती डुलती नजर आती हैं, कभी इधर कभी उधर। उन्हीं तस्वीरों में से एक तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें नायक नहीं खलनायक हूं मैं का स्लोगन लिखा हुआ, ये पोस्टर, ये बैनर या ये बिलबोर्ड कह सकते हैं, वो लगा हुआ है, वो भी लालू यादव के घर के बंगले के सामने, और एक पैगाम देने की कोशिश, और वो भी इनकी जुबानी यानी नीतीश कुमार की जुबानी। किसी का स्वास्थ्य ठीक न रहे तो ये हंसने या मजाक उड़ाने का विषय नहीं होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आखिर उनके स्वास्थ्य के साथ राजनीति क्यों हो रही है, उनके हेल्थ के साथ राजनीति क्यों हो रही है, ये समझना होगा। और ये बात नीतीश कुमार अगर समझ में नहीं आ रही है, तो नीतीश कुमार को चाहने वाले जो लोग हैं उनको तो जरूर समझना चाहिए कि बीजेपी उनके साथ क्या खेल कर रही है। सही कह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं राजीव जी, कि बीजेपी उनके साथ जो खेल कर रही है ये नीतीश कुमार को खुद समझना चाहिए। और नीतीश कुमार शायद समझ भी रहे, ऐसा नहीं है राजीव जी, समझ भी रहे तो अब तभी वो अपने बेटे को आगे बढ़ा रहे हैं, इसीलिए ताकि उनकी पार्टी हजम ना होने पाए। क्योंकि अभी तक आरोप लग रहे थे कि बीजेपी उनकी पार्टी ही हजम करना चाहती है। तो निशांत कुमार को जो आगे बढ़ाने की बात हो रही है वो इसलिए हो रही है कि उनकी पार्टी जो है बीजेपी हजम ना करने पाए, ये उसकी तब वो नीतीश कुमार काम करते हुए दिखाई पड़ते हैं। इस मामले में राबड़ी देवी जो हैं वो नीतीश बाबू की सपोर्टर और शुभचिंतक नजर आती हैं, क्योंकि कल का बयान आप याद कीजिए, राबड़ी देवी कह रही थी, जरा उनके बयान को, राबड़ी देवी के बयान को अगर ला सकते हैं स्क्रीन पर तो ले आइए और सुना भी दें। कह रही थी साफ साफ कि अगर आपसे कुर्सी नहीं संभलती है, आपसे पार्टी नहीं संभलती है, यानी नीतीश कुमार जी आप स्वस्थ नहीं, आपका हेल्थ ठीक नहीं है, और तो आप अपने बेटे को दे दीजिए, उस कुर्सी पर बैठा दीजिए। ये इंपॉर्टेंट बात है, जरा सुन लें क्या कह रही हैं राबड़ी देवी। ले आइए स्क्रीन पे। अपने बेटे को ले आना चाहिए, ये कह रहे। तो राबड़ी देवी का ये बयान बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मानसिक ठीक नहीं है, कह रही, मानसिक स्थिति कह सकती थी, कोई बात नहीं, लेकिन स्थिति बोलने में उनको भी वैसी तकलीफ होती होगी जैसे, खैर, लेकिन आगे बढ़े। और बहुत इंपॉर्टेंट, बीजेपी हो या इधर नीतीश बाबू की पार्टी हो, बिहार की जब बात करते हैं, बिहार का जब जिक्र करते हैं तो खुद ब खुद हंसी आजकल आने लगती है अमलेंदु जी, क्योंकि जो चल रहा है ये सियासत नहीं है, इस ढंग से तो बिहार की सियासत नहीं आगे बढ़ती थी। लेकिन अब देख रहे हैं कि अपनी जग हंसाई जिसको कहते हैं वो करवा रहे हैं नीतीश बाबू। हाँ बिल्कुल, नीतीश बाबू अपनी जग हंसाई करवा रहे हैं और खुद ही जो है वो उपहास का पात्र बनते चले जा रहे हैं।
और ये उनके लिए अच्छा नहीं है। अगर मान लीजिए वास्तव में उनकी स्थिति ठीक नहीं है तो उनको खुद आराम करना चाहिए। भाई मोदी जी तो ठीक है 18-18 घंटे काम करते हैं, देश का सत्यानाश करते हैं, तो आप क्यों बिहार का सत्यानाश कर रहे हैं? 18-18 घंटे काम करके आराम कीजिए, थोड़ा सा अपने बेटे को बनाइए, जो कि राबड़ी देवी कह रही हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो राबड़ी देवी आपकी शुभचिंतक हैं और आपकी भाभी हैं, बड़ी हैं आपसे, तो आपको सही सुझाव दे रही है तो उसको अपनाइए। लेकिन राजीव जी, समस्या यह है कि बीजेपी क्या शर्त को मानेगी? क्या बीजेपी निशांत कुमार को बनने देगी? अगर ऐसा करेगी तो बीजेपी तो पहले ही हार मान लेगी फिर इसका मतलब नीतीश कुमार से। तो बीजेपी बनने नहीं देगी। बीजेपी काम इसी पर कर रही है कि नीतीश कुमार का ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान किया जाए और नीतीश कुमार को इस स्थिति में पहुंचा दिया जाए कि नीतीश कुमार की मजबूरी हो जाए बीजेपी के साथ बने रहना। चलिए कोई बात नहीं है, बिहार से फिर सीधे चलते हैं उधर दक्षिण भारत की ओर। और दक्षिण भारत में भी जो खबरें आ रही हैं, दो खबरें दक्षिण भारत को लेकर जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। एक तरफ आरएसएस की बैठक और उस बैठक में जो कुछ होने वाला है वो उसकी रूपरेखा तैयार हो रही है, लेकिन और उसमें ये भी दो महत्वपूर्ण बात की क्या नरेंद्र मोदी को एक विकल्प के तौर में आगे बढ़ाया जाए और बीजेपी के लिए कोई अध्यक्ष चुना जाए, ये भी वहां महत्वपूर्ण मुद्दा है। मुद्दा ये भी है कि योगी आदित्यनाथ को कहां तक आगे बढ़ाया जाए। लेकिन दूसरी तरफ जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं वहां की। पिनराई विजयन आपको दिख रहे हैं, एम के स्टालिन दिख रहे हैं, तमाम नेता दिख रहे हैं और ये सब कहीं ना कहीं ये दक्षिण भारत को मजबूत करने और उसमें भी डिलिमिटेशन आखिर है क्या, परिसीमन क्या है, परिसीमन कई साथी जानते होंगे। जो साथी बाद में जुड़े हैं, आप सबका एक बार फिर इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। ऑलरेडी 32 मिनट का ये कार्यक्रम हो चुका है और ब्रेकिंग न्यूज रूम से रोज आप देखते हैं, सराहते हैं, आपको पसंद भी आता है और लगातार हम आप तक ये खबरें पहुंचाते रहते हैं इस न्यूज के जरिए, इस ब्रेकिंग बुलेटिन के जरिए अभी की खास खबरें आप तक हम पहुंचाते हैं। इसलिए जुड़ा कीजिए, देखा कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए कि परिसीमन, डिलिमिटेशन 2026 में होना है, लेकिन उससे पहले सेंसस होना चाहिए, यानी जनगणना होनी चाहिए। जनगणना अभी तक केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, नहीं करवाई है। डिलिमिटेशन की चर्चा होने लगी और उसमें भी दक्षिण के राज्य जो हैं वो पढ़े लिखे ज्यादा हैं और वहां का जो पॉपुलेशन है वो डाउन हुआ है। पॉपुलेशन डाउन होने के कारण दक्षिण के राज्यों की सीटें कम हो जाएंगी और यही चिंता वहां है। यहाँ के नेताओं का कहना है, दक्षिण के नेताओं का, खासकर एम के स्टालिन और इनके साथ जितने भी हैं, इन सब का कहना है कि डिलिमिटेशन से हमको घाटा होगा। घाटा यह होगा कि 543 सीटें जो हैं अभी आज की तारीख में, उसमें से 35 सीटें इनकी कम हो जाएंगी। 26 या 35 सीटें, एग्जैक्ट फिगर मेरे पास नहीं है, लेकिन लगभग इतनी सीटें कम हो जाएंगी, जिससे दक्षिण लेकिन इतनी सीटें बढ़ जाएंगी इधर उत्तर भारत में और खासकर 4 राज्यों में, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश। ये 4 हिंदी भाषी राज्य हैं और चारों राज्यों में इतनी सीटें बढ़ जाएंगी, पहली बात। दूसरी बात इसमें अमलेंदु जी ये भी होने वाली है कि ये चारों राज्य चाहे बीजेपी शासित है या एनडीए शासित है और यहां पर इसको ज्यादा जबरदस्त फायदा हो सकता है। ये तो सियासी गुणा भाग या गणित की बात है, लेकिन दक्षिण भारत से जो नुकसान होगा, दक्षिण भारत को जो नुकसान होगा, उसका फायदा इधर उत्तर भारत में बीजेपी को हो सकता है सियासी तौर पे। लेकिन ओवरऑल डेमोग्राफिकली ये नुकसान है दक्षिण भारत का और इसलिए यहां पर कहना है कि आप या तो डिलिमिटेशन के नियम को चेंज कीजिए या यहां पर डिलिमिटेशन को अभी रोक दीजिए, साल तक आगे बढ़ाइए इसको, 30 ईयर्स। यहाँ ये भी मांगे राजीव जी कि जो 1973 का जो स्टेटस है, मतलब 71 की जनगणना, उसके आधार पर कीजिए। क्योंकि पिनराई विजयन ने आज उस बैठक में कहा भी है कि हम जो है, मतलब दक्षिण के राज्य जो है 1973 से हम जनसंख्या कंट्रोल कर रहे हैं और हमने अपनी जनसंख्या कंट्रोल कर ली, हमारी जनसंख्या नहीं बढ़ी। उत्तर के राज्य जो है वो जनसंख्या कंट्रोल नहीं कर रहे हैं और उनकी जनसंख्या बढ़ रही है। तो इसके जरिए हमारा नुकसान होगा और राजस्व हम ज़्यादा देते हैं, जनसंख्या कम होने के बावजूद राजस्व हमारे यहाँ से ज़्यादा जाता है और फिर ये राजस्व के बंटवारे की भी एक लड़ाई शुरू हो जाएगी केंद्र और राज्यों के बीच में और फिर ये आरोप शुरू हो जाएंगे कि कमाकर दे रहे हैं दक्षिण के राज्य और कम उसको खा रहे हैं उत्तर के राज्य। ये एक लड़ाई जो है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन राजीव जी, बीजेपी समझ रही है कि इसका उसको फायदा हो सकता है, लेकिन उसका नुकसान भी बीजेपी को हो सकता है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को ज़बरदस्त तरीके से नुकसान हुआ, राजस्थान में भी उसको नुकसान हुआ, तो अगर ये नुकसान इसी तरीके से होता रहा तब किस तरीके से फिर यहाँ से आप ज़्यादा सीटें ले आएंगे? तो ये नुकसान, मतलब ये उल्टा भी पड़ सकता है। लेकिन जो यहाँ महत्वपूर्ण बात है, वो महत्वपूर्ण बात यही है कि अगर परिसीमन होना है तो परिसीमन किस जनसंख्या के आधार पर होगा, किस सेंसस के आधार पर होगा। अभी का जो बजट पेश किया गया राजीव जी, उसमें 2026 के लिए जनगणना के लिए
कोई भी बजट का आवंटन नहीं है। तो जब बजट का आवंटन नहीं है, इसका मतलब 2026 में भी जनगणना नहीं हो पाएगी, और आप 2026 में डिलिमिटेशन करने जा रहे हैं, तो किस आधार पर कर रहे हैं? डाटा आपके पास नहीं है तो क्यों नहीं करने जा रहे हैं? दूसरा है कि अगर आप जनसंख्या कराते हैं, जनसंख्या कराई क्यों नहीं जा रही है? जनसंख्या अगर आप कराते हैं तो दबाव होगा कि आप जातिगत जनगणना कराइए, तो जातिगत जनगणना ना करानी पड़े इसके लिए आप जनगणना नहीं करा रहे हैं, और इसके जनगणना नहीं करा के लेकिन आपको अपना फायदा करना है उत्तर भारत में, तो आप जो है वो डिलिमिटेशन करना चाहते हैं। तो हर तरीके से बीजेपी जो है वो अपने निजी हित में, निजी स्वार्थ में, एक तरह से कहा जाए वो देश को बांटने की कोशिश कर रही है इस डिलिमिटेशन के नाम पे, और यही विरोध जो है वो दक्षिण के तमाम राज्य कर रहे हैं। बिल्कुल, डिलिमिटेशन का विरोध आखिर क्यों हो रहा है ये समझना जरूरी है, और ये समझा रहे थे हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी। और डिलिमिटेशन को लेकर लैंग्वेज यानी त्रिभाषा प्रणाली जो है इसको लेकर आज एक बड़ी बैठक हो रही है चेन्नई में। इस बैठक का एक महा कवरेज कह लें वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि तमाम नेता, और वैसे नेता भी पहुंचे हुए हैं इस बैठक में जो इंडिया गठबंधन के नेता नहीं है, उस घटक दल नहीं है, जैसे बीजू जनता दल ओडिशा से, वो बैठक में उनका प्रतिनिधित्व ऑलरेडी है इस बैठक में। वैसे ही जगनमोहन रेड्डी यानी यहाँ आंध्र प्रदेश जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो वहाँ बैठक में खुद पहुंचे हुए हैं। फिर तेलंगाना केसीआर के बेटे पहुंचे हुए हैं, यानी के चंद्रशेखर राव के बेटे पहुंचे हुए हैं। ये सब वहाँ पर कहीं ना कहीं सपोर्ट करने के लिए गए हैं, और सपोर्ट इसलिए क्योंकि डिलिमिटेशन का मामला हो या कोई और मामला हो, हम सब एक हैं, एक साथ हैं, एकजुट हैं। ये भी यहाँ एकजुटता, और पिनराई विजयन को देख रहे हैं आपकी तमाम बातों को भूलकर, और खासकर अगर केरल की, क्योंकि अगले साल केरल में भी चुनाव है, और चुनाव से पहले ये अगर इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ एक मंच पे जा रहे हैं तो तस्वीरें कुछ और बदल सकती हैं। और खासकर उससे पहले क्या केंद्र की सियासत में, ये बात भी समझना होगा अमलेंदु जी, कि केंद्र की सियासत में अगर चंद्रबाबू नायडू भी इधर उधर डोलते हुए नजर आ रहे हैं, और ऐसी स्थिति में जैसी स्थिति अभी, जैसी हालत इनकी है, नीतीश बाबू की है, वो अगर राष्ट्रगान के समय टोका टाकी करते हैं, मुस्कुराने लगते हैं, हाथ जोड़ने लगते हैं, मंच से नीचे उतर आते हैं, तो कभी ऐसे ही कर देंगे कि मैं मंच, भाई अब हो गया, बहुत समर्थन हो गया, अब मैं निकला, कहते हैं कि नहीं जी हो गया खत्म, तो दूसरे दिन मोदी जी को इस्तीफा देना होगा। अब बिल्कुल राजीव जी, मोदी जी को इस्तीफा देना होगा, और ये हो भी सकता है कि इस तरीके के कभी कर भी दे घोषणा, क्योंकि नीतीश बाबू की जो स्थिति दिखाई पड़ रही है तो उस स्थिति में वो कुछ भी घोषणा कर सकते हैं। हालांकि इतनी स्थिति भी खराब नहीं है, नीतीश बाबू चीज़ें नहीं समझ रहे हो, चीज़ें तो समझ रहे हैं, तभी तो मुख्यमंत्री हैं। तभी मुख्यमंत्री हैं, और राजनीति अच्छे तरीके से जानते हैं नीतीश बाबू, तो अपना सब कुछ भला सोचकर काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर उनको ये लगेगा कि बीजेपी उनको जो है नुकसान पहुंचा रही है हद से ज़्यादा, तो नीतीश बाबू कुछ भी कर सकते हैं। और चंद्रबाबू नायडू के सामने तो राजीव जी दिक्कत ये बहुत ज़्यादा है कि चंद्रबाबू नायडू एनडीए में है, लेकिन एनडीए की में बीजेपी की जो रणनीति है वो सारी दक्षिण भारत के खिलाफ है। तो अब वो एनडीए के साथ रहें कि दक्षिण भारत में अपना हित देखें। अगर ये बीजेपी के साथ खड़े रहते हैं तो आने वाले चुनाव में चंद्रबाबू नायडू को भी नुकसान होगा। तो हालांकि अभी लंबा समय है तो चुनाव में लगभग 4 साल से ज़्यादा का समय है, लेकिन बिहार का चुनाव तो तुरंत सामने, नीतीश कुमार के सामने ज़्यादा चुनौतियाँ हैं बनस्पत चंद्रबाबू नायडू के। तो चंद्रबाबू नायडू तो अभी दाएं बाएं कर सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार दाएं बाएं करते हैं तो नीतीश कुमार के सामने ज़्यादा संकट आ सकते हैं। नीतीश कुमार अविश्वसनीय हो गए हैं। अगर अविश्वसनीय वो जनता के प्रति हैं, अगर अविश्वसनीय वो राष्ट्रगान के को लेकर भी हैं, अगर वो अविश्वसनीय कई सारे अपने फैसलों को लेकर हैं। आप याद कीजिए शहादत दिवस, गांधी जी की शहादत दिवस जो है वो 30 जनवरी को आता है, और उस दिन वो माल्यार्पण करते हुए उसके बाद ताली बजाने लगे थे। ऐसी हरकतें वो करते नजर आते हैं। तो कहीं क्या ऐसी हरकत भी करते हुए नजर आएंगे कि नहीं जी मोदी जी टाटा बाय बाय, ये भी करते हुए नजर आएंगे क्या? क्योंकि ये भी हो सकता है बोलेंगे हो गया, बस बहुत हो गया, बहुत सह लिया, अब चला मैं, और चला, और उसके बाद सीधे आएंगे इधर हैदराबाद, बोलेंगे भाई चंदू यानी चंद्रबाबू नायडू जी, अब हम दोनों चलते हैं विदेश घूम के आते हैं। ऐसा भी करते हुए नजर आएंगे क्या? क्योंकि उनकी हरकत तो ऐसी नजर आती है। देखिए राजीव जी, जो चीज़ें डेवलप हो रही हैं वो इशारा तो बहुत कुछ इस तरफ करती हैं। क्योंकि बीजेपी अगर उनको उनके मुताबिक चीज़ें नहीं करती है तो करेंगे क्या फिर नीतीश कुमार? और नीतीश कुमार के ऊपर ही मुझे लगता है कि चंद्रबाबू नायडू का बहुत कुछ मयसर कर रहा है कि नीतीश बाबू का दांव क्या है, उसके बाद चंद्रबाबू नायडू जो अब कुछ फैसला। लेकिन ये चेन्नई से एक दूसरी तस्वीर नजर आ रही है। चेन्नई से जो तस्वीर नजर आ रही है उसमें शायद रात को, आज की रात नरेंद्र मोदी सो नहीं पाए। ऐसे भी 18-18 घंटे काम करते हैं, वो सो नहीं पाए, क्योंकि यहाँ पर आप देख ली पिनरई विजयन से लेकर उधर ये वैसे लोग हैं, खासकर
दो नेता, जगनमोहन रेड्डी और दूसरे बीजू जनता दल के चीफ यानी नवीन पटनायक, ये दोनों संकट मोचक रहे हैं, हमेशा रहे हैं संकट मोचक नरेंद्र मोदी के लिए, और ये दोनों आज इस खेमे में नजर आ रहे हैं। हाँ, दोनों इस खेमे में नजर आ रहे हैं और दोनों ने हमेशा तमाम बिल पास करवाए हैं, राज्यसभा में तमाम बिल पास करवाए हैं। जब भी मोदी जी पर संकट आया इन्होंने बचाव किया, लेकिन आज दोनों खुलकर जो है वो खड़े हुए हैं। और उन्होंने तो जगनमोहन रेड्डी ने तो खुलकर चिट्ठी लिख दी है प्रधानमंत्री को इस लिमिटेशन के खिलाफ। यहाँ तक अभी चिट्ठी तो बाकियों की तरफ से नहीं गई, अब हो सकता है अभी कोई संयुक्त प्रस्ताव पाए तो वो जाए, लेकिन यहाँ से वो चिट्ठी जो है जगनमोहन रेड्डी की तरफ से प्रधानमंत्री को जा चुकी है। तो एक बड़ा मोर्चा बन रहा है राजीव जी, और एक तरह से देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्वार्थ में पूरे दक्षिण भारत को एकजुट कर दिया, तमाम राजनीतिक बैरियर तोड़कर, ये कहा जा सकता है। ये बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये दोनों, इन दो नेताओं की जो हम बात कर रहे हैं, और उसके साथ साथ अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश बाबू जिनका जिक्र बार बार आता है, ये दोनों भी अगर इधर उधर हो गए, पलटी मार गए, तो सही कहा जा रहा है कि 2026 में फिर से मध्यावधि चुनाव की तैयारी कीजिए, उसका इंतजार कीजिए। ये एक इम्पॉर्टेंट पहलू यहाँ पर है और इसलिए भी ये चर्चा लाजमी है। और जबकि इनके स्टालिन डीएमके के चीफ सीएम है और वहां के, और उनके पास एक मुद्दा है, अगले साल चुनाव है, और उससे पहले एक बहुत बड़ा मुद्दा भाषा विवाद भी और साथ साथ डिलिमिटेशन भी। बैठे बैठाए बीजेपी ने डीएमके के लिए अगली सरकार दे दी है। हाँ, बिल्कुल दे दी। और देखिए अभी तक बीजेपी कर क्या रही थी, बीजेपी वहाँ एआईएडीएमके में तोड़फोड़ कराकर अपने लिए वहाँ रास्ता बनाने की कोशिश कर रही थी और तैयार कर रही थी कि एआईएडीएमके को तैयार किया जाए, उसके कंधे पर सवार होकर दक्षिण में राजनीति की जाए। लेकिन वो एआईएडीएमके भी अब इस मसले पर खिलाफ खड़ी हुई दिखाई पड़ती है बीजेपी के। तो यानी अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारना जिसे कहते हैं, वो काम जो है वो बीजेपी ने दक्षिण भारत में खुद कर लिया है। और राजीव जी, अभी इस लोकसभा चुनाव में अगर ये सरकार बनी है बीजेपी की, तो इसमें दक्षिण से भी उनको मदद मिली है, खासतौर से आंध्र प्रदेश से उनको काफ़ी ज़्यादा मदद मिली है। और आंध्र प्रदेश में एक कहा जाए क्लीन स्वीप जो है वो एनडीए ने किया, चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर उन्होंने किया। लेकिन क्या ये परिस्थितियां फिर आगे रहेंगी? अगर डिलिमिटेशन होता है और ये भावना बढ़ती है दक्षिण भारत में कि बीजेपी जो है दक्षिण भारत के साथ अन्याय कर रही है, तब किस तरीके से चंद्रबाबू नायडू भी क्या अपने को बचा पाएंगे? ये बड़ा संकट चंद्रबाबू नायडू के सामने होगा। तो ये चंद्रबाबू नायडू को तय करना है कि उन्हें क्या देखना है, उन्हें भाजपा का भविष्य देखना है कि अपना भविष्य देखना है। ये प्राथमिकता अब चंद्रबाबू नायडू को तय करनी है कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बने देखना चाहते हैं या खुद मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं। तो ये अब तय करना पड़ेगा चंद्रबाबू नायडू को। बिल्कुल, चंद्रबाबू नायडू को यह तय करना होगा कि वो खुद मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं या मोदी को प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी देना चाहते हैं चंद्रबाबू नायडू। और यही हालत उनकी भी है, नीतीश बाबू की भी हाँ, है। नीतीश बाबू की भी है कि मुख्यमंत्री पद पे रहूं या इनको इस कुर्सी पे बैठा के रखूं। आने वाले समय में 6 महीने में आप देखेंगे दोस्तों, और खासकर आज से जो तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है, उसी दक्षिण भारत से 2 तस्वीरें अलग अलग आ रही हैं, एक बेंगलुरु से, दूसरी चेन्नई से। और बेंगलुरु की तस्वीर तो कल से शुरू हो गई है, जिसमें आरएसएस की बैठक चल रही है, 3 दिवसीय बैठक, उसमें भी बहुत फैसले। और इस बैठक के बाद 30 तारीख को 1-to-1 होने वाला है, यानी बैठक होने वाली है इधर नरेंद्र मोदी की आरएसएस चीफ के साथ, मोहन भागवत के साथ। तो एक वो बैठक होगी, उस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई, लेकिन उससे ज्यादा निगाहें सबकी टिकी हुई हैं इधर इस पर, यानी आज की बैठक, चेन्नई की बैठक पे। और यहाँ से जो तस्वीर आ रही है वो उन तस्वीरों को हम लगातार स्क्रीन पे आपको दिखा रहे हैं। और इसमें पिनरई विजयन हो या चंद्रबाबू नायडू की बात, उनका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, वो हो, या जिक्र जो है वो जगनमोहन रेड्डी की हो, या बात जो है वो रेवंत रेड्डी की हो, तो ये तमाम नेता, भगवंत मान है, कनिमोझी डीएमके की हैं, लेकिन ये तमाम नेता, अब देखिए अब ये तस्वीरें और भी आ रही हैं, ये सब अपनी बातें, अपने विचार रख रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण है अमलेंदु जी कि यहाँ से देश की सियासत बदलते हुए नजर आ रही है। हाँ, बिल्कुल राजीव जी, देश की सियासत बदलती हुई नजर आ रही है और ये दक्षिण मुखी है राजीव जी। दक्षिण का मुख जो है, ये जो कहा जाता है राजनीति बदलता है, तो दक्षिण के मुख से जो है बिल्कुल एकदम आप कहिए कि श्रीलंका का बॉर्डर है एक तरह से कहा जाए, तो वहाँ से ये शुरुआत हो रही है। तो ये मोदी जी को समझना चाहिए कि आपके खिलाफ जो है वो अब बिल्कुल बच चुका है और इतना आसान अब आगे की राजनीति नहीं होगी। आप हो सकता है कि आप सोचते हो कि आप ज़्यादा चतुर हैं, बीजेपी ज़्यादा चतुर है और आरएसएस उसके साथ जुड़ा हुआ है तो वो और ज़्यादा चतुर लोग हैं, तो ये चतुराई हमेशा काम में नहीं आती है। ये समझना पड़ेगा मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को, कि अगर आप विभाजन की राजनीति इस तरीके से करते रहेंगे तो ये ज़्यादा काम आने वाली नहीं है। ये विभाजन आपके लिए उल्टा भी पड़ सकता है। तो आपने कोशिश तो की थी विभाजन
विभाजन करने की उत्तर और दक्षिण में, लेकिन आपने दक्षिण को एकजुट कर दिया, तो ये विभाजन कहाँ हो पाया? मतलब जो विरोधी ध्रुव थे, एकदम से कहा जाए कि कांग्रेस और बीआरएस एक दूसरे को जो फूटी आँख नहीं सुहाते, वो एक मंच पर मौजूद है। कांग्रेस और जगनमोहन रेड्डी जो एक दूसरे को नहीं फूटे मुँह सुहाते, वो एक मंच पर है। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लड़ते हैं, वो इस मंच पर एकजुट है। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं, तो ये एक बड़ा जा करके गंभीर चीज़ जो है वो बन सकती है बीजेपी के लिए। इसी तरीके से नवीन बाबू, अब वो विधानसभा में हालांकि नेता प्रतिपक्ष वही है, लेकिन कांग्रेस वहाँ जिस तरीके से बीजेपी के खिलाफ वहाँ आक्रामक है और रोज विधानसभा में कांग्रेस के विधायक जो है सरकार को घेर रहे हैं, तो ऐसे में वहाँ लड़ाई चंद्रबाबू इनकी नवीन बाबू और कांग्रेस की बढ़ रही है। लेकिन वहाँ भी अब देखिए नवीन पटनायक जो वो इधर आ गए हैं और बैठक को संबोधित कर रहे हैं, भले ही ऑनलाइन संबोधित कर रहे हो। तो ये चीज़ें जो है वो खराब होती चली जा रही हैं बीजेपी के लिए, बीजेपी के लिए खराब हो रही हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि बीजेपी और खासकर नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि कुर्सी पर विराजमान रहें। 2029 का चुनाव नरेंद्र मोदी अपने दम पे, अपने लिए, अपने नाम पे लड़ना चाहते हैं। ये अंदर खाने चर्चा होती रहती है और वही खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इस ब्रेकिंग न्यूज में आप सब तमाम साथी जो बाद में जुड़े, आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं। चर्चा हम कर रहे हैं इस वक्त देश की सियासत में एक जो नई हलचल है, दक्षिण भारत से जो हलचल आई है, बढ़ी है, उसकी चर्चा कर रहे हैं। जरा गौर से सुनिए आप, और बहुत ईमानदारी से हम अपनी बात रख रहे हैं। बात यह है कि दक्षिण में जितने भी दल आज इकट्ठा हुए हैं एम.के. स्टालिन की लीडरशिप में, और उसमें भी डीलिमिटेशन और त्रिभाषा पॉलिसी जो है उसके खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए, उसमें जो नेता हैं, उसमें तीन चार दल के नेता बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें पिनरई विजयन बहुत इंपॉर्टेंट नेता हैं, जिसमें बीजू जनता दल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें जगनमोहन रेड्डी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये तीन के अलावा इधर उत्तर में आइए तो उत्तर के भी जितने भी हैं, चाहे वो भगवंत मान हो, चाहे शिरोमणि अकाली दल हो, चाहे उधर पूरब में आप जाइए तो ममता बनर्जी हो, ये तमाम, हाँ एक नेता दक्षिण में और मैं भूल गया, वो केसीआर यानी के चंद्रशेखर राव, बीआरएस के मुखिया, उनके बेटे भी पहुंचे हुए हैं। तो चार तो उधर से हो गए, यानी उड़ीसा से हो गए, फिर तेलंगाना से हो गए, फिर आंध्र प्रदेश से हो गए, ये तीन, और चौथे केरल से हो गए। ये चार ऐसे हैं जो इनके साथ नहीं रहे। इंडिया गठबंधन में जरूर वाम दलों का सहयोग है, लेकिन जब केरल की बात आती है तो दोनों अलग हो जाते हैं। चुनाव भी अलग अलग लड़े थे। लेकिन इन सब से इतर जरा सोचिए बिहार और आंध्र प्रदेश के बारे में। बिहार में नीतीश बाबू की बात, नीतीश बाबू जो कर रहे हैं, क्या वो सही कर रहे हैं? जरा सोचिएगा। नीतीश बाबू अगर स्वस्थ हैं तब भी, और अस्वस्थ हैं तब भी। स्वस्थ हैं तब भी उन्होंने जो किया है, जो कर रहे हैं, वो कितना जायज है? एक मुख्यमंत्री बार बार कभी प्रधानमंत्री का पैर छूता है, कभी अपने चीफ सेक्रेटरी का पैर छू लेता है, इंजीनियर का पैर छू लेता है, कभी वो रविशंकर प्रसाद का पैर छूता है। क्या मुख्यमंत्री पैर छूता हुआ नजर आता है? हमेशा, हर जगह। जरा सोचिए, पैर छूना, किसी का सम्मान करना कोई बुराई नहीं है, लेकिन क्या ये उस पद का, उस पद की जो गरिमा है, उसका अपमान नहीं है? जरा सोचिएगा। और अगर इधर सोचते हैं तो इसके साथ साथ आप वहां भी जाइए जहां राष्ट्रगान का अपमान करते हुए नीतीश बाबू नजर आते हैं। क्या यह सही है? जिस राष्ट्रगान के अपमान पर 3 साल की सजा है, उसके अलावा उस पर सजा, जो जेल की सजा के अलावा फाइन भी है, यानी आर्थिक दंड भी है, वो काम करते हुए नजर आते हैं। और बीजेपी चुप्पी साध लेती है और नीतीश बाबू की पार्टी भी चुप्पी साध लेती है। क्या यह सही है? अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो थोड़ा आराम कर ले नीतीश कुमार। किसी का भी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता तो आराम कर, यही तो हम कह रहे हैं। एक बात ये। दूसरी बात, क्या जो काम अभी कर रहे हैं ऐसे, अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो कल को ये नहीं कह सकते कि नहीं बहुत हो गया और मोदी जी अब हम आपको समर्थन नहीं दे सकते। कह सकते हैं वो। स्वास्थ्य ठीक रहेगा तब भी, और स्वास्थ्य ठीक न रहे यानी अस्वस्थ रहे तब भी, ये कह सकते हैं। तो ये दो पैरेलल लाइन नीतीश बाबू के लिए चल रही है। तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, आप आइए दक्षिण, उसमें भी आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश बाबू के साथ एक सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी ये है कि दोनों की सियासत में अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यकों का साथ है। और वक्फ बिल के लिए अल्पसंख्यकों ने, खासकर मौलाना मदनी ने, यानी इंडियन मुस्लिम क्या है उनका, ये जो अपना जमीयत उलेमाए उलेमाए हिंद, बिल्कुल,
इन लोगों ने कहा है कि आप हमारा समर्थन कीजिए, आप एक बार वक्फ बिल पे सोचिए। जब ये कहा है तो क्या चंद्रबाबू नायडू कितने दिन साथ देंगे वक्फ बिल पे नरेंद्र मोदी का? उनको आज चुनाव में नहीं जाना, लेकिन कल तो चुनाव में जाना होगा। क्या अपनी सियासत को वो खत्म कर देंगे? क्या इसी ढंग से नीतीश बाबू अपनी पार्टी खत्म कर देंगे नरेंद्र मोदी का, उनकी सरकार को बचाने के एवज में? ये भी एक बड़ा सवाल है। ये सवाल जरा सोचिएगा आप लोग गंभीरता से। हम लोग मजाक में कई बार प्रोग्राम करते हैं, इंटरटेनिंग हो, इंफोटेनमेंट जिसको कहते हैं, कि आपको मजा भी आए और हमारी बातें आप तक पहुंच जाए। आप बुद्धिमान हैं, आप चीजों को समझते हैं, लेकिन गहराई से सोचिए। हम किसी का अपमान नहीं करना चाहते, लेकिन हम यहां पर यह भी चाहते हैं कि नीतीश बाबू इस बात को समझें कि वो कर क्या रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू इस बात को समझें कि वो क्या कर रहे हैं। और राजीव जी, ये समझना पड़ेगा उनको अजीत पवार से। अजीत पवार ने कल खुलकर जो एक इफ्तार पार्टी में कहा है, और बीजेपी को जिस तरीके से उन्होंने मतलब बिना नाम लिए इशारों में कहा है कि मुसलमानों के खिलाफ जो करेगा तो हम उसको बख्शेंगे नहीं, इस तरह की बातें अजीत पवार ने कही। तो अजीत पवार भी यह समझ रहे हैं कि बीजेपी किस रास्ते पर जा रही है। तो ये समझना तो पड़ेगा राजीव जी, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को भी, कि आपके दम पर ही बीजेपी जो कुछ कर रही है। अब अगर आज वहाँ औरंगजेब का जो खड़ा किया जा रहा है, तो अजीत पवार को अब समझ में आने लगा ना कि बीजेपी के साथ जाने का नुकसान क्या हो रहा है। तो अजीत पवार को खुलकर बोलना पड़ रहा है। सवाल ये है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इस वक्फ बिल पर क्यों नहीं बोल पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात है कि इस बिल पे क्यों नहीं बोल पा रहे हैं, और अगर नहीं बोलेंगे तो अपनी पार्टी का जनाधार खोएंगे। ये भी तय है, ये तय है दोस्तों। तो इधर उत्तर भारत दक्षिण भारत की सियासत, उसमें इधर नीतीश बाबू की सियासत, और दूसरा पूरा का पूरा जो दक्षिण भारत है उसकी सियासत, इन सब पे हम चर्चा कर रहे हैं। और चर्चा में केंद्र बिंदु यानी सेंटर पॉइंट में चेन्नई है। चेन्नई की तस्वीरें आप तक आ रही हैं लगातार, कनिमोझी को बोलते हुए आप देख रहे हैं। और कनिमोझी के अलावा इस पूरे इस बैठक को लीड कर रहे हैं एम के स्टालिन, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, डीएमके के मुखिया चीफ। और इन्होंने, एम के स्टालिन ने एक दक्षिण भारत से जिस बात का, जिस सियासत का आगाज किया है, वो बहुत दूर तक, उसकी गूंज बहुत दूर तक सुनाई देगी। चलिए इस चर्चा को अब समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। बहुत कुछ हम आप तक रख चुके हैं, दक्षिण से लेकर उत्तर तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक। मणिपुर के हालात और उसकी चिंता के लिए सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेते हुए अपने 5 जजों की टीम वहां भेजा हुआ है, उसकी चर्चा भी कर रहे हैं। और कुछ आप और कुछ जानकारी दे रहे थे। हाँ, इस पे जयराम रमेश का एक वक्तव्य आया है राजीव जी, और मणिपुर पे, हाँ मणिपुर पे आया है। उन्होंने कहा है कि हम मणिपुर में एक दिन बिताने वाले सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों के दौरे का स्वागत करते हैं। मुझे उम्मीद है कि जल्दी एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल मणिपुर जाएगा, जिसे सरकार मणिपुर जाने की अनुमति देगी। हमारे प्रधानमंत्री 2 अप्रैल को बैंकॉक जा रहे हैं, उन्हें इम्फाल के रास्ते बैंकॉक जाना चाहिए। अगर हम पूर्व की ओर काम करना चाहते हैं तो हमें मणिपुर से काम करना होगा, क्योंकि यह पूर्वी एशिया का प्रवेश द्वार है। गृह मंत्री मिजोरम गए, प्रधानमंत्री असम गए, लेकिन उनमें से कोई भी मणिपुर नहीं गया। मणिपुर में सामान्य स्थिति बहाल होने में लंबा समय लगेगा। हमें इस क्षेत्र में सामूहिक प्रयास करना होगा। इसका एकमात्र तरीका यह है कि चुनाव हो, राजनीतिक स्थिति होनी चाहिए, लेकिन जब तक भाजपा है तब तक ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल, मणिपुर के हालात और उस पर प्रधानमंत्री की चुप्पी बहुत कुछ कहती है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर अपने 5 जजों की टीम वहां भेजा है। सुप्रीम कोर्ट से भी उम्मीद है कि मणिपुर के हालात को सुचारू रूप से चलाने के लिए कम से कम उसे इस पर ध्यान देना चाहिए। ऐसी बहुत सारी बातें आती हैं जहां लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन चलिए, कोर्ट है, उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं। सियासत की बातें तो खूब होती रहती हैं, उस पर टिप्पणियां तो करने का अधिकार एक पत्रकार को होता है, लेकिन साथ साथ जो खबरें होती हैं, जैसी खबरें वैसी खबरें हम आप तक पहुंचाते हैं बिना लाग लपेट के। इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया।